हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए जीटीयू स्टूडेंट जोन। यानी कि अगर आप जीटीयू के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ इस वीडियो से। सो वीडियो से लास्ट तक जरूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर से करिएगा। अब सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीटीयू स्टूडेंट जोन में आता क्या है और क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 13 ऐसे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 13 लास्ट है। सो मैं सबसे पहले एक के बाद एक बता देता हूँ। इंडक्शन प्रोग्राम 100 पॉइंट एक्टिविटी, अगर आपको इंस्टीट्यूट ट्रांसफर करना है तो कैसे कर सकते हैं। अटेंडेंस की क्या रूल है, फिर जीटीयू में रिजल्ट किस तरह से आता है, एमवाईएसवाई स्कॉलरशिप क्या है, रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आपने एग्जाम दिए तो उसकी आंसर शीट है वो कैसे चेक करनी है, फिर टीएफडब्ल्यूएस यानी कि जिसको फीस नहीं पे करनी है उसके लिए कॉन्वोकेशन की क्या गाइडलाइन है, प्लेसमेंट की क्या टिप्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और लास्ट में आएगा ट्रांसक्रिप्शन डिटेल। सो ये सारी की सारी जीटीयू के स्टूडेंट जोन के अंदर आने वाली है और ये एज ए जीटीयू स्टूडेंट आपको ये सारी की सारी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैंने 13 मेंशन किए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इंडक्शन प्रोग्राम पे। अब सबका इंडक्शन प्रोग्राम मोस्टली तो खत्म ही हो चुका है, बट इंडक्शन प्रोग्राम होता क्या है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक ही बात है और वो इम्पोर्टेंट बात है आपका जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट कैसा होगा, रिपोर्ट किस तरह से बनाते हो, सब कुछ आपकी ये रिपोर्ट के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आपको इंडक्शन प्रोग्राम में कितने मार्क आएंगे। सो जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी, बट आपका पास या फेल होना इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप फेल होते हो तो फिर आपके मार्कशीट में भी फेल लिखा आएगा, बट मोस्ट ऑफ 99.99% केस में कोई भी फेल नहीं होता है, सबको पास ही कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इंडक्शन प्रोग्राम की सारे के सारे फेज लिख दिए, इनिशियल फेज, रेगुलर फेज और क्लोजिंग फेज। सो ये सबका हो चुका है। सो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अब आ जाते हैं 100 एक्टिविटी पॉइंट के ऊपर। अब वीडियो में यहाँ पे मैं सब कुछ सबसे पहले मेंशन करना चाहता हूँ क्या कि ये सारा का सारा बिफोर पेंडेमिक था। अब जैसे ही पेंडेमिक कोविड-19 स्टार्ट हुआ सब कुछ रूल बदल चुके हैं, बट जैसे ही सिचुएशन अगेन नॉर्मल हो जाएगी तब सब कुछ फिर से अपना जीटीयू है वो जो पहले की तरह सिस्टम था वो हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें आपके आएंगे 100 एक्टिविटी पॉइंट। अब ये होता क्या है कि इसमें आपको डिफरेंट तरह के इवेंट्स, गेम, ओरिएंटेशन और काफी सारे प्रोग्राम्स में आपको पार्ट लेना होगा और उसमें क्या होगा कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपको जीटीयू का ये 100 एक्टिविटी पॉइंट का एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने हैं। उसमें कैटेगरी आपको दी होती है A1, A2, A3, A4 और A5, जिसमें टेक्निकल स्किल, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, कम्युनिटी आउटरीच, इनोवेशन, लीडरशिप, ये सारे के सारे आपको परफॉर्म करने होते हैं टास्क। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेशन मिलते हैं वो सर्टिफिकेशन आपको ये वाले पोर्टल, ये वाले वेबसाइट पे अपलोड करने हैं और उस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको 6, 8, 10 एक सर्टिफिकेट का पॉइंट मिलेगा। सो ऐसे 6, 8, 10 करके कितने पॉइंट होने चाहिए, टोटल आपके 100 एक्टिविटी पॉइंट होने चाहिए। सो ये था 100 पॉइंट एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब D10 रूल क्या है कि अगर आपको मैक्सिमम 4 बैकलॉग आती है, अदरवाइज आप इनएप्रोप्रिएट वर्क करते हो, तो फिर जीटीयू में आपको D10 भी किया जा सकता है। ये जीटीयू का D10 सन का रूल है। यानी कि अगर आपने सेमेस्टर 1 की एग्जाम दी उसमें आपको आई 2 बैकलॉग, फिर सेमेस्टर 2 की भी एग्जाम दी जिसमें आपको आई 2 बैकलॉग, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। बट ऐसा नहीं है, अगर आपने सेमेस्टर 2 के एग्जाम से पहले आपने फर्स्ट एग्जाम की बैकलॉग क्लियर कर दी है तो फिर टोटल कितनी हो जाएगी, 2। तो यानी कि अगर आपके पास करंट बैकलॉग 4 होगी तो आपको जीटीयू में D10 होना पड़ेगा, आपको 1 साल के लिए घर बैठे रहना पड़ेगा। सो फिर ट्राई करना कि बैकलॉग आनी ही नहीं चाहिए। जीटीयू में इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, पास होना जीटीयू में काफी इजी रहता है। बट अगर आपकी गलती से 3 बैकलॉग हो गई तो फिर आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको सबसे पहले ये तीनों की तीनों बैकलॉग क्लियर करनी होगी। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपकी चौथी बैकलॉग ना आए। अगर आपकी चौथी बैकलॉग आई तो फिर आपका D10 होना पक्का है, ठीक है। और ये काफी होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक रूल है कि इनएप्रोप्रिएट वर्क करता है जब कोई स्टूडेंट, तब उसको D10 कर दिया जाता है। बट ऐसा अभी तक मैंने कहीं पे देखा नहीं है, ये सिर्फ एक रूल है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी 4 बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले। अभी मेरे चैनल पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सवाल किया है कि मैंने फर्स्ट सेम में, मान लीजिए कि मैंने ले लिया IT, तो फिर मुझे सेकेंड सेमेस्टर में मुझे अगर कंप्यूटर में जाना हो तो मैं ऐसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूँ।
सो इसके लिए भी जीटीयू में एक है कि आप अपना इंस्टीट्यूट ट्रांसफर है वो जरूर से कर सकते हो, बट कैसे? सबसे पहले उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए जो भी इंस्टीट्यूट में आप ट्रांसफर करना चाहते हो। अब मान लीजिए कि आप हो एलडी में और आपको जाना है निरमा में। अब एलडी है वो जीटीयू के अंदर आती है और निरमा है वो दूसरे में आती है। तो फिर क्या होगा कि इसमें अगर आपको कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट मना करे तो फिर आपका इंस्टीट्यूट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। बट मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी कॉलेज है वीजीईसी और आपको जाना है एलडी कॉलेज में, तो फिर ये दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो फिर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट ट्रांसफर पॉसिबल है। और ये कब होगा? बीई के सेमेस्टर नंबर 4 और 6 में ही हो सकता है, ऐसा जीटीयू की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। और अगर आपको इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो फिर आपको काफी सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। वो कहाँ पे होंगे? जीटीयू के वेबसाइट के ऊपर। ये जो जीटीयू की वेबसाइट है gtu.ac.in, इसके ऊपर काफी सारे रूल्स मेंशन है कि आपके पास ये होना चाहिए, इतनी बैकलॉग होनी नहीं चाहिए तो फिर आपको इंस्टीट्यूट ट्रांसफर नहीं हो सकता, इतने मार्क्स होने चाहिए। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपका इंस्टीट्यूट ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो अगली बात आते हैं अटेंडेंस रूल पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट इसके बारे में ही बात करता है। आपको एटलीस्ट 75% अटेंडेंस है वो मेंटेन करनी ही होगी जीटीयू में पास होने के लिए और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, और जब आप फाइनल एग्जाम में आए तब आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बैकलॉग भी आ सकती है और आप एग्जाम में नहीं भी बैठ सकते हो। ठीक है, सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है कि आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, 75%। ठीक है, और 10% ऑफ टोटल एब्सेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यू टू इलनेस और कंसिडर। यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 10% आपको छुट्टी दी जाती है, कब? जब आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो, जबकि आपके पास मेडिकल कोई भी रीजन हो मेडिकल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तभी आपको अटेंडेंस में छूट मिल सकती है। अगर यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में 100 लेक्चर हो रहे होते हैं तो फिर आपको 75 और 75 से ज्यादा लेक्चर अटेंड करना जरूरी है, अदरवाइज आपका अटेंडेंस है वो काउंट नहीं होगा और आपको काफी दिक्कतें आ सकती है आगे चल के। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीटीयू में होता कैसे, रिजल्ट कैसे आता है। सो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे से एक रिजल्ट भी दिखाया था और इसमें मैंने बोला था कि इस तरह से एसपीआई, सीपीआई और सीजीपीए होता है, उसमें आपका रिजल्ट आता है। सो वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पे भी चेक कर लीजिए। ठीक है, अब सीपीआई और सीजीपीए की रेंज क्या होती है कि अगर आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन हो तो वो कब होगा कि अगर आपके सीपीआई और सीजीपीए 7.1 से ज्यादा हो तो। फर्स्ट क्लास किसे बोलते हैं? अगर आपकी सीपीआई और सीजीपीए 6.5 से लेकर 7 के बीच में हो, और इसमें होता है सेकंड क्लास और ये होता है पास क्लास। तो ये होता है एसपीआई, सीपीआई और सीजीपीए। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि ये इतना यहाँ पे काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप वो सेपरेट वीडियो जरूर से देख लेना। अगली बात करते हैं MYSY डिटेल। हर एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में MYSY की काफी जरूरत होती है। अब MYSY MBBS में और BDS डेंटिस्ट के लिए वो हर एक साल में 2 लाख देते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए 50,000 देते, बीटेक, बी फार्म, BR के लिए 50,000 देते, डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो उसके लिए 25,000 देते हैं। और अगर अदर ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें जिसमें बीकॉम, BSc, BA, BBA और BCA जैसा कोर्स आता है, सो उसमें हर एक साल में आपको MYSY से 10,000 तक की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। MYSY का अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा उसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। उसके लिए एक सेपरेट वेबसाइट है, वो आप जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलती है MBBS में 2 लाख, जबकि इंजीनियरिंग में मिलती है मैक्सिमम 50,000। ठीक है, अब रीचेकिंग डिटेल। अब रीचेकिंग सबसे पहले होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम दी, उसमें आप हो गए फेल, तो फिर आपको रीचेकिंग की भी फैसिलिटीज है कि अगर आपको लगता है कि वहां पे कोई गलती होगी तो फिर आप रीचेकिंग कर सकते हो। बट कब? कि स्टूडेंट को 3 दिन के अंदर, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 3 दिन के अंदर रीचेकिंग के लिए जाना होता है। और लास्ट में क्या है कि फी उसके लिए कितनी है? 250 रुपीज फी है रीचेक असेसमेंट के लिए। अगर हम रीअसेसमेंट की बात करें तो इसमें आपको फीस वापस नहीं मिलती है, अगर कोई भी मार्क मतलब कोई भी केस में आपकी फीस वापस नहीं आती है। सो अब यहाँ पे बात करते हैं कि फीस कितनी है। अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग करवाना है तो फिर आपको 250 देने पड़ेंगे और अदरवाइज आपको 500 देने पड़ेंगे जितने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं इसके लिए। बट ये कब होगा कि ये जब आपकी बैकलॉग आती है तब। और मैंने क्या बोला है कि आपको बैकलॉग आनी ही नहीं चाहिए, जीटीयू में इतना डिफिकल्ट नहीं है सब्जेक्ट पास करना। ठीक है,
अब प्लेसमेंट और इंटरव्यू के बारे में बात कर ले तो क्या है कि आपको सबसे पहले रिसर्च करना होगा कंपनी की प्रोफाइल और बैकग्राउंड के बारे में, जॉब के बारे में पता लगाना होगा कि कितनी अच्छी जॉब है, और कंपनी फिर आपकी स्किल और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ऊपर वो रिक्वायरमेंट करती है, ठीक है। थिंक ऑफ द क्वेश्चंस टू आस्क योर इंटरव्यू। और यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इंटरव्यू खत्म होने वाला है तब वहां पे इंटरव्यूअर आपको भी पूछता है कि आपको मेरे बारे में कुछ सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो फिर आपको उसके बारे में भी सोचना होगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। और आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इसके लिए तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, बट यहाँ पे सिंपली एक प्लेसमेंट का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और प्लेसमेंट के अभी काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीडीयू के वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। अगली बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये क्या है कि इसके लिए सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। अगर आपको जीडीयू का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है तो आप यहाँ पे भी ईमेल कर सकते हो, और आपको जीटीयू का सेंटर है चांदखेड़ा गांधीनगर और एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद के अंदर, वहां पे भी आप फिजिकली भी जाके कर सकते हो, बट अभी मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता क्योंकि पेंडेमिक के चलते क्या पता कि उन लोगों ने वहां पे आने के लिए मना कर दिया होगा, तो फिर आप ईमेल करके आसानी से पा सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो। ईमेल आईडी क्या है कि student_support@gtu.edu.in, ये इसका ईमेल आईडी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे चल के काफी सारे मजेदार वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।